हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और ख़ास करके जब अब एग्ज़ाम के काउंटडाउन स्टार्ट हो चुके हो तो फिर आप लोग की तैयारी में और ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 लेक्चर के थ्रू मैंने टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट के सारे कंटेंट टू द पॉइंट आप लोग के साथ शेयर किए हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इसका अपलोड किया जा चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग उसे देखे होंगे और उसका एक प्रॉपर नोट्स भी आप लोग तैयार किए होंगे। बाकी इसी कड़ी में टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का ये तीसरा वीडियोज़ रहने वाला है। साथ ही साथ पिछले 2 वीडियोज़ पे मिले रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे रहे थे, काफ़ी अच्छे बच्चों ने उन्होंने देखा है और उनके रिप्लाई भी काफ़ी सही आ रहे हैं। तो उसी मोटिवेशन से ये तीसरा वीडियोज़ आप लोग के साथ, इसमें हम लोग टेंडरिंग के बचे हुए सारे कंसेप्ट देखेंगे और फिर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। टू द पॉइंट आप लोग को पता है, पिछले कुछ वीडियोज़ में लड़के का डिमांड था सर पीडीएफ। तो देखिए, मैं आप लोग को पिछले कई वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ और इस वीडियोज़ में भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब वीडियोज़ देख रहे हों, एक तो वीडियो बहुत छोटा रहता है। आप जब भी वीडियो देख रहे हों, तो जैसे ही एक डेफिनेशन या एक टर्म को आप समझते हैं, तो वीडियोज़ को आप पॉज़ कर दें और फिर वो आप अपने नोट डाउन कर दें। क्योंकि आप जब देख के उस तरह से लिखते हैं, एक ही बार आपको कंटेंट पे टाइम लगेगा। अगर आप एक बार अच्छे से कंटेंट पे टाइम देंगे, तो दोबारा आपको कंटेंट पे उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ़ क्विक मोड में कुछ बच्चे अपने-अपने नोट्स के फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स उन्होंने तैयार किए हैं और वो उन्हें कोड पेपर समझ के चल रहे हैं। तो टेंडरिंग का ये तीसरा वीडियोज़ है। इसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ देखेंगे क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छे से कवर कर लिया जाए। ये नहीं कि टेंडरिंग पढ़ के गए, सवाल ऑडिट से आ गए, कॉन्ट्रैक्ट से आ गए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी एग्ज़ाम में है, इसी तरह से 2 दिन 3 दिन के गैप पे टेंडरिंग पढ़ जाएँ, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ जाएँ और फिर हो सके तो ऑडिट और साथ ही साथ इन सभी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाएँ। 1, 2, 3 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि मल्टीपल क्वेश्चन्स आप लोग को प्रैक्टिस कराई जाए। तो ये था एक टेंडरिंग को लेके ऐसा एक प्लान है जो कि अच्छे से एग्जीक्यूट होगा प्लान। बाकी परीक्षा वाली सीरीज और टारगेट सीरीज को फिलहाल स्टॉप कर दिया गया है। परीक्षा वाली सीरीज में नॉन टेक की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी 1-2, लेकिन डेली टारगेट सीरीज का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था तो उसे बंद कर दिया गया है। आप लोग फॉर्म फिलिंग कर देंगे, बहुत सारे वीडियोस फॉर्म फिलिंग को लेके भी डाले गए हैं कि आप लोग फॉर्म फिलिंग में कोई गलती ना करें। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सब पे लेके, जिसके लिए एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बना दिया है। आप लोग चैनल पे जाएँ, उस वीडियोज़ को विज़िट कर सकते हैं। आइए तो इस वीडियोज़ में हम लोग देखते हैं टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर 3 को। टेंडरिंग के इस तीसरे लेक्चर में हम लोग टेंडरिंग के सारे कंसेप्ट देखने के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को इस वीडियोज़ में हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि आज मैंने कवर करने की कोशिश किया है कॉन्ट्रैक्ट को। मैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोग को इन्वेलप सिस्टम जो बताया था, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इन्वेलप सिस्टम को अच्छे से याद कर गए होंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट को रिलेटेड क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का एक डिफिनेशन देखते हैं हम लोग क्या है। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्ट और विच इज इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। आइए सबसे पहले हम लोग इसे अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, ऑनर है एक ए और फिर एक सप्लायर है या फिर जो इस काम को कॉन्ट्रैक्टर है जो इस काम को करेगा। सबसे पहले जब टेंडर आप लोग पढ़े थे कि ये एक ऑनर है, इसी को कुछ काम करवाना है, ये एक टेंडर रिलीज़ करता है, एक रिटन इन्फॉर्मेशन देता है लीडिंग न्यूज़पेपर में, उसे हम लोग टेंडर कहते थे। तो जब ये एक टेंडर आउट करता था तो इस टेंडर को कोई बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए आवेदन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उनमें से किसी एक को ये ऑफ अवार्ड होता है। तो उनमें से किसी एक को ये अवार्ड होगा। तो अवार्ड होने के बाद कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, मतलब कुछ एग्रीमेंट होते हैं कि आप लोग को वर्क के दौरान सेफ्टी का प्रॉपर फॉलो करना होगा। वर्क का स्टैंडर्ड आप लोग जब आगे कभी आएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन की एक नोटबुक होती है, उसे फॉलो करना होता है। तो इसीलिए इन सभी शर्तों के साथ जिसे अवार्ड किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर, तो इन प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वो हुआ जिसे हम लोग सप्लायर कह सकते हैं, जो एक्चुअली वर्क को एग्जीक्यूट करेगा।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट समझ आया होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऑनर और सप्लायर के बीच एक एग्रीमेंट है जो कि कुछ नियमों के साथ और कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ होती है। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है तो मैंने आपको बताया, जैसे एसओपी को फॉलो करना है, साथ ही साथ सेफ्टी का हो सकता है। सेफ्टी के बाद हम लोग देखें तो वो इतने समय में वर्क को कंप्लीट करना है, वर्क का क्वालिटी किस तरह का होना चाहिए, तो ये सब कुछ एग्रीमेंट्स होती हैं, इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आइए अब हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्ट। किस किस के बीच है? ऑनर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच ये एक एग्रीमेंट है, ठीक। और विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि मतलब कोर्ट के कुछ नियमों के द्वारा। मैं आपको बताया कोर्ट के नियमों, एसओपी जो है ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर है जो कि कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है, यानी कि इसे लागू करना और फोर्सफुली इसे फॉलो करना है, ठीक। तो ये थे कॉन्ट्रैक्ट के डिफिनेशन। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड टर्म कि कॉन्ट्रैक्ट इज मेड सो दैट कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट द वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन। जब टेंडर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैं आपको बताया था कि जब भी इन्वेलप थ्योरी की बात करते हैं तो इन्वेलप थ्योरी में टोटली मेंशन रहता था कि किस नेचर ऑफ वर्क कैसा है। वर्क के सारे स्पेसिफिकेशंस कहने के मतलब है कि वर्क का क्वालिटी कैसा है, साथ ही साथ नेचर कैसा होने वाला, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, और वर्क से रिलेटेड सारे चीज़, उसका एरिया क्या होगा, कितने डेज़ में, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग स्पेसिफिकेशन कहते हैं। इन सभी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए कॉन्ट्रैक्टर वो वर्क करेगा, तो इसी के एक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो आप लोग को मोटा मोटी एक आइडिया लग गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर के बीच में क्या अंतर है। मैं फिर से आप लोग को एक बार बताऊँ कि टेंडर क्या है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। मैं अभी यहाँ इरेज करके आप लोग को बता दूँ फिर से, टेंडर क्या है। तो टेंडर एक रिटेन डॉक्यूमेंट है, जबकि टेंडरिंग क्या है, टेंडरिंग प्रोसेस है। टेंडरिंग क्या है, एक प्रोसेस है कि एक वर्क को किसी कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर देना ही टेंडरिंग कहलाता है। और आज हम लोग देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है किस किस के बीच में, ऑनर और किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्टर जो भी है उसके बीच में ये एक एग्रीमेंट है। तो तीनों टर्म आप लोग को इसमें क्लियर हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे हमने टेंडरिंग के डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा था, इन्वेलप 1, इन्वेलप 2, इन्वेलप 3 एंड इन्वेलप 4 हम लोगों ने देखा था। उसी तरह से इसमें कुछ डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट है। हम लोग इस डॉक्यूमेंट को देखने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में पहला एक है टाइटल पेज। इसे आप लोग अपने बुक से भी अगर मैच करना चाहेंगे, जैसे कोई भी बुक आते थे तो उस बुक में पहले आप लोग देखते हो कि एक संदेश रहता है, उसके बाद फिर इंडेक्स रहता है और उसके बाद उसके कंटेंट रहते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। जब आप टाइटल पेज देखते हैं तो टाइटल पेज में इट हैज़ नेम ऑफ वर्क मेंशन ओवर इट, मतलब किस तरह का वर्क है, एक टाइटल यानी हेडिंग दिया रहता है कि ये वर्क किस तरह का है। वर्क के नेचर के बारे में मेंशन है, वर्क का मेन वर्क का मेंशन किया गया, यानी कि आप लोग समझ पाएंगे इट हैज़ नेम ऑफ वर्क मेंशन ओवर इट। जो भी वर्क का नाम है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है, जिससे नए संसद भवन बन रहे थे तो उसका नाम था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। जो भी एक्सप्रेसवे बनते हैं या जो भी मेंटेनेंस होते हैं तो उस वर्क का कुछ एक प्रोजेक्ट का नाम होता है। तो टाइटल पेज पे क्या रहेगा, प्रोजेक्ट नेम रहेगा टाइटल पेज पे। दूसरा होता है इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज में है इट हैज़ पेज रेफरेंस विथ कंटेंट। जैसा कि आप लोग अपने अपने बुक में देखे होंगे, इस तरह से कुछ शेड्यूल होते हैं जिसमें दिया रहता है पेज नंबर 1 to 4 क्या चीज़ें हैं, पेज नंबर 4 to 9 क्या है। तो मतलब कंटेंट इस तरह से जो मेंशन है इसे हम लोग इंडेक्स पेज कहते हैं। आप लोग अगर अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल करते होंगे या प्रैक्टिकल जब सबमिट करते होंगे तो आप लोग को याद होगा, आप इंडेक्स में सारे मतलब उसके अंदर, उस फाइल के अंदर क्या क्या है आप उस इंडेक्स में नोटेशन देते थे। तो वही बस इंडेक्स भी यहाँ भी सेम है कि जितने भी कंटेंट उसके अंदर है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सारे यहाँ पे मेंशन करने हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन करने हैं। ये होता है दूसरा पेज, इंडेक्स पेज। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं। इसमें एक है टेंडर नोटिस, ये तीसरा है। टेंडर नोटिस मतलब इसमें क्या क्या आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कंप्लीटेशन टाइम एंड अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या देखें,
टाइटल पेज, वहाँ पे वर्क का नेम, प्रोजेक्ट का नेम मेंशन रहेगा। उसके बाद इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज में आप लोग देखें कि इंडेक्स पेज में जो भी कंटेंट है वो ऊपर एक जगह मेंशन है। टेंडर नोटिस में उसके अलावा जो भी मेन चीज़ें हैं, जैसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, वर्क का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कॉस्ट कितना उसमें लगने वाला है, साथ ही साथ कंप्लीशन टाइम, कितना समय उस प्रोजेक्ट को लगेगा, और अर्नेस्ट मनी क्या है, ये वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट में होते हैं। आइए, हम लोग बहुत दिनों से अब अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट दो टर्म को सुन रहे हैं। आज हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। अर्नेस्ट मनी को मैं बिल्कुल आप लोग को ऐसा एग्जांपल देके समझाने वाला हूँ जो कि आप तुरंत फील करेंगे। देखिए, अर्नेस्ट मनी जैसा कि आपको पता है, मैं पहले ही बताते, यह टिपिकली 1 to 3% होता है, बट हम लोग इसे जनरली प्रैक्टिस में कितना लेते हैं, 2%। अगर नहीं मेंशन है तो हम लोग 2% अर्नेस्ट मनी लेते हैं। अब अर्नेस्ट मनी है क्या, हम इसकी बात करते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट 100 रुपये का कोई प्रोजेक्ट है, इसका 2% यानी 2 रुपये हुआ। जब आप बहुत सारे टेंडर के टाइप पढ़ रहे थे, ओपन, ग्लोबल, लिमिटेड, सिलेक्टेड, तो होता क्या है कि मान के लिए एक ओपन टेंडर की हम बात करते हैं कि ए ने कोई टेंडर निकाला, तो बहुत सारे उसमें एप्लीकेशंस आ रहे हैं। जैसे हम लोग कोई वैकेंसीज आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। हम लोग उसके फॉर्म भरने के दरमियान कुछ अमाउंट मतलब अपने अकाउंट से सबमिट करते हैं, जिसे हम लोग फॉर्म फी कहते हैं। वो 200, 400, 500 इसी तरह से होते हैं। बहुत सारे वैकेंसीज में वो रिफंडेबल भी होते हैं। रेलवे में वो रिफंडेबल है कि अगर जिनका नहीं हुआ उनके रिफ़ंड हो जाते हैं, जिनका हुआ उनके रिफ़ंड नहीं होते हैं। तो सेम हूबहू आप समझ सकते हैं अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी क्या है कि जब आप लिफाफा यानी इन्वेलप 1, 2, 3, 4 सबमिट करने जाते हैं, अपना अपना डॉक्यूमेंट सभी कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करते हैं, तो कुछ मनी वो देते हैं। वो 2% जो भी उस प्रोजेक्ट का मनी है वो उस समय देते हैं अपने इन्वेलप में और सबमिट करते हैं। ये आप लोग को मैं बता दूं कि ये रिफंडेबल है। ये कैसा है, रिफंडेबल। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट आपको अवार्ड नहीं हुए, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए, तो आपको अर्नेस्ट मनी आपका वापस कर दिया जाएगा। तो ये रिफंडेबल अमाउंट है। तो उम्मीद करता है आप लोग को अर्नेस्ट मनी एक आम भाषा में समझ आया होगा कि जब आप पहली बार ओपन टेंडर की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर सारे कॉन्ट्रैक्टर, अगर 20 कॉन्ट्रैक्टर ने अपना अपना आवेदन दिया है, तो 20 कॉन्ट्रैक्टर ये अर्नेस्ट मनी 2% करके इन्वेलप में पैक करके जमा करेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके डिफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ गारंटी अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू शो द सीरियसनेस। देखिए, आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे कोर्स मास्टर फ्री में नहीं बेचते हैं, वो कुछ न कुछ पैसे लगा देते हैं। वो कहते हैं कि फ्री का वैल्यू आप नहीं दीजिएगा, अगर वही आपके पैसे लग जाएंगे तो आप उसके वैल्यू को समझिएगा। तो बस अर्नेस्ट मनी भी वही है। अगर फ्री कर देगा कि कोई भी, तो कल होके आप भी, हम भी, कोई भी जाके कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट दे देंगे। अगर वही कुछ अमाउंट्स का रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि नहीं इतने अमाउंट होने चाहिए, तो फिर वो जो सीरियस रहेंगे उसके प्रति वही इसमें अप्लाई करेंगे। तो बस आप सीरियसनेस को दिखाने के लिए कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर रियल में सीरियस है, बोली लगाने के लिए, बिड में आने के लिए, तो इसीलिए दिया गया है। आप लोग अपने डिफिनेशन से भी देख रहे होंगे। इट इज़ अ गारंटी अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जो कि कॉन्ट्रैक्टर डिपॉजिट करता है, टू शो द सीरियसनेस कि हाँ उस वर्क को लेके, उस प्रोजेक्ट को लेके वो इंटरेस्टेड है, सीरियस है। फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस वर्क एंड टू अवॉइड फॉल्स बीड, यानी कि फॉल्स बीड यानी कि वही मतलब आवेदन कर दिए, बिड में नहीं पहुँचे, बोली लगने टाइम नहीं पहुँचे, या फिर झूठ मूठ का आवेदन करके छोड़ दिए। इन सब चीज़ से बचने के लिए ही वो कुछ अमाउंट, गारंटी अमाउंट रखते हैं, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं अपने टर्म में, अर्नेस्ट मनी हम लोग कहते हैं। तो अर्नेस्ट मनी एक क्या है, आप लोग को इस बात को क्लियर हुआ होगा। इट इज़ जनरली 2% एस्टिमेटेड कॉस्ट। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, आप लोग इस डाटा को याद रखेंगे कि अर्नेस्ट मनी कितना होता है, 2% होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट का। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सिक्योरिटी मनी क्या होता है। सिक्योरिटी मनी एक अलग चीज़ है। सिक्योरिटी मनी मैं आपको बता दूं सबसे पहले, ये क्या है कि जब मैंने बोला कि ए का टेंडर था और बी कॉन्ट्रैक्ट था, इसको ये काम अवार्ड हो गया। जब इसको ये काम अवार्ड हो गया तो अर्नेस्ट मनी तो इनके लिफाफा में जो थे पहले थे। अगर मान के चलिए कि 1000 का प्रोजेक्ट है और इसका 2% यानी कि इसका 2% हो गया, 20 रुपया वो फॉर्म भरने के समय सबमिट किए थे। लेकिन जब इसको अवार्ड हो जाता है, जब इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, टेंडर्स के साथ डील हो गया, तो फिर आपको पता है कि ये कितना होता है, 10%, यानी कि ये कितना होना है, 100 रुपया होना है, 10%। अगर
आपने इन्वेलप में पहले से 20 जमा कर रखा है, तो बाद में आपको कितने देने हैं, 80 देने हैं। अब लोग मतलब समझ रहे होंगे कि अगर बी का कॉन्ट्रैक्ट यानी बात बन गया ऑनर के साथ, काम बी को मिला, तो बी ने तो अर्नेस्ट मनी 20 पहले ही जमा कर दिए हैं और टोटल उसको 100 देने थे, 20 ऑलरेडी वो अर्नेस्ट में दे चुके हैं, तो वो उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 80 और देने होंगे। यानी ऑनर के पास टोटल तो उनका 120 अवेलेबल है। बाकी सारे जो बोली नहीं जीत पाए या फिर जिनको ये अवार्ड नहीं हो पाया, उनको पैसे वापस हो जाते हैं। तो आप लोग सिक्योरिटी मनी का मतलब समझें। सिक्योरिटी मनी क्या है? अर्नेस्ट मनी तो सभी को देना है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट बस उन्हीं को देना है जिन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाते हैं। तो दोनों के बीच में अंतर आपको समझ में आया होगा। तो सिक्योरिटी मनी क्या है कि इसके अंदर अर्नेस्ट मनी इंक्लूड होता है। अगर मैं फिर से आप लोग एक बार समझाऊँ कि मान लेते हैं ए एक ऑनर है, ये किसी काम को बी को अवार्ड करता है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट मान लेते हैं कितना का है, 1000 का ये प्रोजेक्ट है। तो अर्नेस्ट मनी कितना होगा इसका, 2% कहने का मतलब 20 रुपया। और इसे का अगर सिक्योरिटी मनी देखें तो ये कितना होना है, 100 होना है। तो जब बी पहली बार एप्लीकेशन दिया होगा अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बिड के लिए अपना जब आवेदन देने गया होगा, उस समय तो ये 20 रुपया अर्नेस्ट मनी जमा किया ही होगा। अब मान के चलते हैं बी को ये काम मिल गया, बी के साथ डील पक्की हो गई, तो बी को अब सिक्योरिटी डिपॉजिट 100 देना है, तो इसे 100 नहीं देने हैं, इसे 80 ही देने हैं, क्योंकि ये 20 पहले से है। तो यही है सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी क्या है कि जिसको कम अवार्ड होते हैं सिर्फ उसी को देना है, जबकि अर्नेस्ट मनी क्या है कि जितने लोग एप्लीकेबल हैं उस सभी को देना है, और बाद में रिफंडेबल, दोनों अमाउंट रिफंडेबल हैं। आपको बता दो कि सिक्योरिटी जो भी है, अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी मनी दोनों के दोनों कैसा है, रिफंडेबल है, ठीक है। तो आइए हम लोग उसके डिफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ द डिपॉजिट मेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। कौन जमा करता है, कॉन्ट्रैक्टर। आफ्टर एक्सपेक्टेंस ऑफ दिस टेंडर पर टेंडर, यानी कि जब टेंडर स्वीकार हो जाते हैं तो उसको ये मनी देने होते हैं। ऑफ विच टू गेट द वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर और स्पेसिफिकेशन एंड स्टिपुलेटेड टाइम। कहने का मतलब वो सिक्योरिटी इसलिए दिया गया है कि आप बीच में काम छोड़ के ना भाग जाएं। एक होता है ना कि आप काम पहले ले लिए, बोली जीत लिए, टेंडर के बाद बन गया, आप बीच में काम छोड़ के नहीं भाग जाएं, या आप पे कोई कैसे ट्रस्ट कर सकता है। तो बस एक ट्रस्ट के रूप में यहाँ पे मनी जमा करवा ली जाते हैं आपसे, सिक्योरिटी मनी 10%। तो बस एक यही चीज़ है, आप लोग बस इतना ही अंतर समझेंगे। सिक्योरिटी मनी क्या है कि आप काम छोड़ के ना भागे। सिंपली आप बड़े बड़े शहर में अगर अपने फ्लैट लेने जाते हैं, घर लेते हैं, तो आपसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले कराया जाता है। क्या पता आप रूम कभी छोड़ के भाग जाएं अचानक से, अब आपके ऊपर तो Z+ सिक्योरिटी नहीं लगा के रख सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी मनी ले लेते हैं। तो आप लोग कई बार लाइफ में इस टर्म से परिचित हुए होंगे। बिल्कुल इसका सेम हूबहू मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में भी है, तो आप लोग को सिक्योरिटी मनी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आइए कुछ पॉइंट को देखते हैं। दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट इंक्लूडेड 2% ऑफ अर्नेस्ट मनी। ये मैंने पहले ही बता दिया कि अर्नेस्ट मनी जो हम लोग जमा करते हैं वो इसमें भी इंक्लूड हो जाता है। इट इज़ जनरली 10% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। आप लोग इस डाटा को याद रखेंगे, 10%। साथ ही साथ इट इज़ रिफंडेबल अमाउंट। तो आप लोग को अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी मनी के दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आइए हम लोग कुछ और टर्म को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसमें है स्पॉट टेंडरिंग। आप लोग जब बहुत बार सुनते होंगे कि ऑन द स्पॉट, यानी कि तुरंत के तुरंत। इस वर्ड का मतलब यही है। इट इज़ टू बी रिस्टोर्ड ओनली फॉर इमरजेंट रिक्वायरमेंट। अगर कोई वर्क चल रहा है, मान लेते हैं कि कहीं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई वर्क चल रहा है और कुछ अचानक से खरीदने की ज़रूरत पड़ गई, उसके लिए अब थोड़ी ना मतलब एक प्रोसेस चलेगा कि परचेज डिपार्टमेंट के पास जाइए, फिर वहाँ से बिल बनवाइए, फिर कर दिए। तो अगर वो छोटा अमाउंट है, कम अमाउंट है और इमरजेंसी है, तो आप उसे स्पॉट टेंडरिंग के तहत मतलब ख़रीद सकते हैं। जाके तुरंत गए आप उसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं, उसके लिए कोई फॉर्मल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। तो स्पॉट टेंडरिंग यही है। आप लोग को सवाल क्या आएगा कि आप लोग को ये दे देगा कि इमरजेंसी केस में अगर हम लोग कुछ परचेज करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, स्पॉट टेंडरिंग। स्पॉट टेंडरिंग अगर मान के चलिए या फिर आपको स्पॉट टेंडरिंग दे के यही डेफिनेशन पूछ ले तो आपको ये याद रखने हैं। सेम उसी तरह हम लोग एक और टर्म देखते हैं, पेटी परचेज। ये क्या है, देखिए, आइटम्स टू बी नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल मतलब होता है बहुत कम अमाउंट के, नॉमिनल वैल्यू से अप टू RS 50 100 मतलब 500
कहने का मतलब अगर कोई वर्ग के दरमियान किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई और उसका प्राइस अगर 500 तक के है यानी नॉमिनल वैल्यू के हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट, हम लोग डायरेक्टली उसे मार्केट से खरीद लेते हैं बाय द परचेज असिस्टेंट। देखिए हर एक टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। कोई परचेज डिपार्टमेंट होता है जो कि सिर्फ परचेज को ऑडिट करती है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट डायरेक्ट उसे मार्केट से खरीद सकता है अगर वो नॉमिनल वैल्यू के हैं, विदाउट इशूइंग ए फॉर्मल ऑर्डर, यानी कि बिना एक फॉर्मल या रिटेन ऑर्डर पब्लिश किए हुए वो इसे मार्केट जाके खरीद सकती है। जैसे आप लोग को पता होगा बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी सामान किस कंपनी से मंगाएगी उसके लिए भी एक ऑर्डर निकलता है, एक रिटेन लेटर निकलता है। तो लेकिन जब वो बड़े स्तर पे करना होता है तब जब हम लोग देख रहे हैं कि RS 500 तक यानी कि नॉमिनल वैल्यू के सामान अगर कुछ लेने हुए तो उसके लिए विदाउट एनी फॉर्मल ऑर्डर हम लोग जो मतलब तुरंत परचेज करते हैं तो उसको हम लोग पेटी परचेज कहते हैं। तो आप लोग को ये दोनों टर्म भी क्लियर हुआ होगा। सवाल इसी तरह से आते हैं, या तो आपको ये डिफिनेशन नीचे में दे देंगे, आप ऑप्शन में ये रहेगा, या आपको यही मेन हेडिंग रहेगा और इसी को किसी न किसी भाषा में देंगे। इसीलिए मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ ताकि आप अगर मेन मतलब समझ के रहेंगे तो फिर वो किसी भी लैंग्वेज में दे तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल शेड्यूल। देखिए इलेक्ट्रिकल शेड्यूल क्या है, ये काफ़ी ज़रूरी है जानना क्योंकि एस्टिमेशन का एक इम्पोर्टेंट ये टर्म है इलेक्ट्रिकल शेड्यूल। An electrical schedule is that list or plan of building which provide us the information regarding the number of points in each room of a building under estimation। आइए अब इसको हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं। जैसे ये एक बिल्डिंग है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें काम चल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी आप लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ते होंगे जिसमें मेंशन होता है कि किस रूम में कितने पॉइंट्स लगने हैं, कहाँ पे कौन से इलेक्ट्रिकल उपकरण लगने हैं, किधर किधर से वायरिंग का किधर किधर से वायरिंग किया जाना है। वायरिंग का ड्राइंग होता है एक प्रॉपर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जिसे हम लोग कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल शेड्यूल क्या है, एक लिस्ट है और एक प्लान है किसी बिल्डिंग का कि जिसमें यह मेंशन है कि उस बिल्डिंग में कहाँ कहाँ पर मतलब which provides us the information regarding the number of points इन ईच रूम, यानी कि उस बिल्डिंग में जितने रूम है उसमें कितने कितने पॉइंट है, ये एक डाटा मेंशन है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल शेड्यूल कहते हैं। अगर 4 रूम है और प्रत्येक रूम में 2-2 मेंशन है तो कहाँ मेंशन है और कितने मेंशन है इसका एक लिस्ट है। उसी लिस्ट और प्लान को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल शेड्यूल कहते हैं। तो आप लोग को ये टर्म क्लियर हुआ होगा। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए, अगर कोई बिल्डिंग चल रही है अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो लिस्ट ज़रूरी है। अगर मान के चलिए किसी को रूम नंबर 4 में वेल्डिंग मशीन का कनेक्शन चाहिए है या रूम नंबर 4 में वो कुछ वर्क कर रहा है तो वो उस लिस्ट को देखेगा कि रूम नंबर 1 में कहाँ पे और कितना सॉकेट अवेलेबल है या कितना आउटलेट अवेलेबल है, वो वहाँ से उस वर्क को ईजिली अप्रोच कर पाएगा। अभी हम लोग देखेंगे ही कि नंबर ऑफ पॉइंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ हम लोग मेनली लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल शेड्यूल क्या है, एन इलेक्ट्रिकल शेड्यूल इज दैट लिस्ट और प्लान ऑफ बिल्डिंग विच प्रोवाइड अस द इन्फॉर्मेशन, जो हमें जानकारी देता है किस चीज़ में, रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है इन ईच रूम ऑफ अ बिल्डिंग अंडर एस्टिमेशन या अंडर कंस्ट्रक्शन। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे क्या, सीलिंग आउटलेट्स, यानी कि सीलिंग में कितने आउटलेट्स हैं, वाल प्लग, वाल में कितने प्लग है, ब्रैकेट आउटलेट्स, अदर स्पेशल प्लग, जितने भी आउटलेट पॉइंट है जहाँ से कनेक्शन लिए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए। अगर घर कंप्लीट बन जाए या प्रोजेक्ट बन जाने के बाद जो भी देता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कहते हैं, जो कि आपके पास रखा रहेगा। बट अंडर कंस्ट्रक्शन घर के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल शेड्यूल लेते हैं। आइए एक और टर्म को हम लोग समझते हैं, कंटीजेंसी, मतलब आकस्मिक व्यय। आपको पता है कि अगर आप लोग किसी वर्क को प्लान करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतने ही खर्च होने हैं। आप कभी कभी सुने होंगे मिसलेनियस में बहुत सारे अमाउंट ऐड रहते हैं। तो मिसलेनियस वही है जिसके लिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक से ये हो गया। आइए इसमें देखते हैं, दिस इज फॉर वैल्यू एंड अनफोर्सिन आइटम, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। अब मान चलिए वर्क चल रहा है, अचानक से किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ गया, जो कि अचानक से, या कोई चीज़ मशीन डैमेज हो गया, टूट गया, तुरंत उसे करना है, तो ये सब चीज़ हम पहले से नहीं जोड़ के रखते हैं। तो मिसलेनियस जो जिसे हम कहते हैं अनफोर्सिन, जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं रहता है, ठीक है। द अमाउंट इज प्रोवाइडेड अंडर द हेड ऑफ कंटीजेंसी टू कवर द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर सच एज एक्स्ट्रा कॉस्ट। देखिए
जब हम पिछले वीडियो में एक्स्ट्रा कॉस्ट बता रहे थे कि एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है, वर्क को एग्जीक्यूट करने के दरमियान जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदनी पड़ी या एस्टिमेशन से आगे कुछ लग गया, उसी को हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट कहते हैं। तो आकस्मिक व्यय के तहत जो कुछ भी खरीदे जाएंगे वो किसके तहत आएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट के तहत। आप लोग इसका सीधी सी मतलब निकालें कि अगर आप किसी प्लान करते हैं कि एक बड़ा फंक्शन करना है, तो ऐसा नहीं है उतने ही खर्च होने, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ज़रूरत अचानक से, तो उस समय आपको खरीदना पड़ सकता है। तो ये सभी किसके अंदर आता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट के अंदर होता है। तो ये एक सिंपल टर्म है। साथ ही साथ इट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको किस में मतलब कंटीजेंसी को किस में लिखते हैं हम लोग, परसेंटेज में लिखते हैं। जब जैसे 5%, 10% जो भी हो, इट इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट मेंशन है, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट, दोनों का टोटल कॉस्ट। जैसे अगर 100 रुपये मटेरियल के हैं और 70 रुपये लेबर चार्ज लगे हैं, तो टोटल 170, टोटल कितना, टोटल 170 रुपये का परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा कॉस्ट या कंटीजेंसी थी। तो ये थे आज की वीडियोस के कुछ टर्म। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ आया होगा। तो हम लोग टेंडरिंग देख चुके हैं अभी तक। टेंडरिंग के बाद हम लोग ने आज कॉन्ट्रैक्ट के टर्म समझे, साथ ही साथ कुछ हम लोग ने इम्पोर्टेंट टर्म को भी इस वीडियोज़ में डील किया। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो रह सकता है किस पे, ऑडिट पे, कितने तरह के ऑडिट होते हैं, लेबर मैनेजमेंट पे, साथ ही साथ मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस रहने वाले हैं। तो ये थे टेंडरिंग के तीसरे लेक्चर। आप लोग को इस लेक्चर कैसा लगा, आप लोग ज़रूर अपना रिस्पांस देंगे, और आप लोग इसे प्रॉपर एक नोट्स के थ्रू और वीडियोस देख के समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। उसके बाद आप लोग इसके नोट्स तैयार करें और प्रॉपर इसका रिवीजन करें। अगर आप लोग को भी कहीं सोर्स लग रहे हैं तो आप लोग ज़रूर जाके इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अन्यथा मैं तो इस वीडियो सारे लेक्चर के अंत में सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने ही वाला हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।